friends, welcome to my channel and today we will discuss about nucleic acids. Nucleic acids में mainly DNA and RNA हम डिस्कस करेंगे। जो न्यूक्लिक एसिड था वो सबसे पहले डिस्कस एबडॉट मिस्टर ने किया था कब 1869 में। अभी ये जो एबडॉट मिस्टर था इन्होंने इसको पस सेल्स में ऑब्जर्व किया था। अब पस सेल्स क्या होती है, जब कहीं इंजरी हो जाती है तो उन्होंने क्या किया, जहाँ इंजरी हो रखी थी उसके ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट थी उन्होंने उसको उठाया और माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा, जो मतलब पस सेल्स हैं उसके अंदर न्यूक्लियस के इनसाइड में कुछ डेंस मटेरियल प्रेजेंट है, उसको उन्होंने न्यूक्लियर नेम दे दिया। फिर आगे इन फ्यूचर में जब आगे स्टडी हुई तो द ओल्टमोन थे, उन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड नेम दे दिया। मीन्स अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर तो एबडॉट मिस्टर ने किया, लेकिन इसके टर्म या हम कह सकते इसका सबसे पहले नेम यूज़ किसने किया, ओल्टमोन ने दिया। अब आगे जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर चेन होती है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की। मीन्स जब मतलब अगर हम कई मॉलिक्यूल्स एक साथ जोड़ दें तो वो पॉलीमर हो जाता है, मतलब चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड जो होती हैं उसमें नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट है, बट जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर है। मीन्स इसमें और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, फॉस्फेट का। जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें तो फॉस्फेट प्रेजेंट है, बट न्यूक्लियोसाइड है इसमें फॉस्फेट एब्सेंट है। तो आप ये भी देख सकते हो न्यूक्लियोटाइड टी मतलब ट्राई, मतलब जिसमें 3 चीज़ प्रेजेंट हो, बट इज़ नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। बट अगर न्यूक्लियोसाइड जिसमें 2 हो, नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर। जो डीएनए एंड आरएनए हैं बोथ आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। हम जानते हैं कि डीएनए आरएनए मैक्रो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। जो न्यूक्लिक एसिड हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं, मीन्स डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड के हम जानते हैं डीएनए एंड आरएनए टाइप्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स इट इज़ अ मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं मोनोमेरिक यूनिट होते हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड्स के। और वी कैन से डिफाइन एज अ फॉस्फेट एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, और हम इसको फॉस्फेट एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स भी बोल सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जैसे कि नाइट्रोजन बेस, 5s शुगर कंपोनेंट एंड आयन ऑफ फॉस्फोरस। जैसे नाइट्रोजनस बेस, ये जो हमने पढ़ा था ना न्यूक्लियोटाइड, यही लिखा हुआ है कि एक इसमें नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट होता है। अब जैसे नेक्स्ट हम जैसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड उनमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। जैसे कि ये फिगर, ये न्यूक्लियोटाइड को शो कर रहा है जिसमें फॉस्फोरस, शुगर कंपोनेंट और नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। जब ये 3 हैं, मतलब इसको आप डीएनए और आरएनए कुछ भी मान सकते हो। ये फॉस्फोरस, शुगर, नाइट्रोजन बेस एज इट इज़ PSNB, PSNB। अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोटाइड। अगर ये शुगर और नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है तो हम इसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, लेकिन अब आप डीएनए और आरएनए में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, शुगर की वजह से। अगर शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो डीएनए, अगर शुगर राइबोज है तो आरएनए। नेक्स्ट जैसे कि हम अब इसको ही एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन बेस है, अब हम सबसे पहले नाइट्रोजन बेस को स्टडी करते हैं कि नाइट्रोजन बेस में कितने क्या पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सी नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन बेस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरामिडीन। जो प्यूरिन होते हैं फर्दर इसके 2 टाइप्स होते हैं, एडिनाइन और ग्वानाइन। और जो पिरिमिडीन होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं, साइटोसाइन, थाइमाइन एंड यूरासिल। जो यूरासिल होता है वो आरएनए में यूज्ड होता है, ओके। और जो साइटोसाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन, एडिनाइन होते हैं ये सारे डीएनए में यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर आप इनकी बॉन्डिंग देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा जो ए होता है
वो टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो जी होता है वो सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जो एडिनाइन और थाइमाइन है उसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और जो जी सी है उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और इनमें हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब अगर ये मान लो आरएनए का स्ट्रक्चर है, तो आरएनए में तो यूरेसिल प्रेजेंट है, तो अगर बॉन्डिंग होगी तो थाइमाइन को हटाया जाएगा। अगर थाइमाइन की जगह यू है तो आरएनए प्रेजेंट है, अगर यू की जगह टी है तो डीएनए प्रेजेंट है, अगर डीएनए है तो एटी की होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आरएनए है तो एयू की होगी। आप ऐसे याद रख सकते हो। अब आगे इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे पिरामिडीन। पिरामिडीन की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? इसमें 2n+4c होती है, मतलब 2 तो नाइट्रोजन होंगे और 4 कार्बन होंगे। ये सिंपल पिरामिडीन स्ट्रक्चर होती है। और इसमें हम देखें, अगर यहाँ सपोज करो CCC होता और जगह, तो हम इसको होमोसाइक्लिक बोलते, लेकिन इसमें 2n है, मीन्स कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो हम इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ये सिंपल स्ट्रक्चर है पिरामिडीन की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, इन पिरामिडीन नाइट्रोजन ऑफ फर्स्ट प्लेस एल्बम फॉर्म बॉन्ड विथ शुगर। अब देखो, जैसे क्या इसमें क्या बताया गया है, जो हमने पहले स्टडी किया था कि फॉस्फोरस, शुगर और नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। अगर नाइट्रोजन बेस पिरामिडीन है तो जो इसकी N1 होगा ना, नाइट्रोजन N1, तो वो शुगर के साथ बॉन्डिंग करता है। ठीक है, जैसे आगे आपको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ टाइप्स, जैसे साइटोसाइन का स्ट्रक्चर देखें, सिर्फ इसमें फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता। एज इट इज़ पिरामिडीन स्ट्रक्चर बनाओ। साइटोसाइन में, अब ये देखो आप, साइटोसाइन में सिर्फ मेन फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है। साइटोसाइन में जो 4th कार्बन है उस पर NH2 अटैच होता है, और जो 2nd कार्बन है उसमें ऑक्सीजन अटैच होता है। अब आप ये इस तरीके से नेमिंग करेंगे IUPAC के अकॉर्डिंग, मतलब नाइट्रोजन को यहाँ से N1 से नेमिंग, मतलब काउंटिंग स्टार्ट करोगे ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो आप देखना, जो कार्बन 2 है एंड 4 है उस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, जो 4th पे NH2 एंड 2 पे ऑक्सीजन। और याद रखना ये बात, जो पिरामिडीन होती है उसमें जो नाइट्रोजन है ना, इसी से शुगर के साथ बॉन्डिंग होती है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यूरेसिल। अब यूरेसिल में देखो क्या है, अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें डिफरेंस होता है मेन फंक्शनल ग्रुप का ओनली। अब देखो, जो साइटोसाइन था उसमें 4th कार्बन पर NH2 प्रेजेंट था, बट इसमें 4th कार्बन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो आप इसको याद रख सकते हो, जिसमें OO हो प्रेजेंट, मेन फंक्शनल ग्रुप 4th और 2nd कार्बन पर ऑक्सीजन है, OO है, तो उसको यूरेसिल बोलेंगे। अब थाइमाइन है तो उसमें देखो, इसमें OO दोनों सेम है, लेकिन जो 5th कार्बन है उस पर मिथाइल जोड़ दिया गया है। ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस है, मिथाइल की वजह से इसका नाम रख दिया गया 5 मिथाइल यूरेसिल। ओके, तो आप ये मेन फंक्शन का डिफरेंस होता है। पिरामिडीन, सबसे पहले पिरामिडीन स्ट्रक्चर जो है वो तो इसकी प्रेजेंट है, सिर्फ मेन फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। साइटोसाइन में NH2 और ऑक्सीजन है। तो आप अगर MCQ में आए, कहीं पर भी आए, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आए और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा साइटोसाइन है, कौन सा यूरेसिल है, कौन सा थाइमाइन है, तो आप याद रखना, जो साइटोसाइन होता है उसमें NH2 और ऑक्सीजन मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यूरेसिल में OO, थाइमाइन में OO होता है, लेकिन इसमें मिथाइल जुड़ जाता है, तो इसको 5 मिथाइल यूरेसिल भी नेम दिया गया है थाइमाइन के हिसाब से। आ गया प्यूरिन। अब जो प्यूरिन होता है, ये प्यूरिन में क्या होता है, एक तो पिरामिडीन रिंग होती है और इसमें एक रिंग और अटैच होती है जिसको 2n+3c बोलते हैं, और इसको हम एडिनिन बोलते हैं।
प्यूरिन में हम एडेनिन स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो पिरामिडल रिंग आप बनाओगे उसके साथ 2n+3c एक स्ट्रक्चर, एक रिंग बनाओगे तो ये एडेनिन हो जाएगा। इसमें ये देखो 2n 1 2 2n और 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन वाली रिंग ड्रॉ कर दोगे, ये एडेनिन स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। जो इन प्यूरिन नाइट्रोजन ऑफ 9th फॉर्म बॉन्ड विथ शुगर। अब हमने देखा था जो पिरामिडिन था उसमें N1 के साथ बॉन्डिंग होती है शुगर की, लेकिन जो प्यूरिन होता है उसमें N9 के साथ होती है। अब N9 कौन सा है, इसकी आप काउंटिंग करोगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस हिसाब से ये 9th जो नाइट्रोजन है इसके साथ शुगर अटैच होता है इन केस ऑफ प्यूरिन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्वानाइन। देखो ग्वानाइन की स्ट्रक्चर्स, इसमें मतलब ये सेम है एज इट इज़, ओनली फंक्शनल ग्रुप मैं जो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस है। इसमें जो मतलब इसमें भी NH2 सेकंड पे और ऑक्सीजन 6 पे, मतलब इनकी पोजीशन चेंज हो गई है। आप देख लो एडेनाइन में देखो ओनली NH2 प्रेजेंट था, लेकिन ग्वानाइन में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है साथ में, तो ये ग्वानाइन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इजी होते हैं स्ट्रक्चर बनाने, सिर्फ पिरामिडिन रिंग N2N और +3c एक रिंग इसके साथ अटैच होती है, ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि डीएनए में AGCT प्रेजेंट होता है, एडेनाइन ग्वानाइन साइटोसिन थाइमिन, और जो RNA होता है उसमें AGCU प्रेजेंट होता है, एडेनाइन ग्वानाइन साइटोसिन और यूरेसिल। अब हम जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जिसके बारे में हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, कि एक मतलब पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेस इस तरीके से अटैच होते हैं, तो हमने नाइट्रोजन बेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हम करते हैं पेंटोस शुगर के बारे में। शुगर कौन कौन से होते हैं, अब देखो ये पेंटोस शुगर, जो पेंटोस शुगर होती है इसमें 5 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं दोनों उसमें। अगर सपोज करो एक होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए और आरएनए में सिर्फ शुगर का ही डिफरेंस होता है मेनली, और एक यूरेसिल से, अगर यूरेसिल प्रेजेंट है तो आप बता सकते हो आरएनए है, वरना आप शुगर से भी बता सकते हो। अगर पेंटोस शुगर में इस तरीके का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप 5 कार्बन रिंग बनाओगे, तो उसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन्स। अब आप क्या, इसमें भी डीऑक्सीराइबोज में भी 1 2 3 4 5 कार्बन। अब देखो जो फर्स्ट कार्बन है उस पर OH H OH H H H H OH H OH CH2H H CH2H और H। सिर्फ डिफरेंस होता है सेकंड कार्बन का। जो राइबोज है उसमें सेकंड पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोज इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो इसको हम डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर्स। अब देखो जो राइबोज शुगर होती है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो डीऑक्सीराइबोज शुगर उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मोर रिएक्टिव है। अब वो मोर रिएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल है। लेकिन जब डीएनए में देखें तो डीएनए में तो ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो लेस रिएक्टिव है, जिसकी वजह से मोर स्टेबल है। तो ये याद रखना कि जो डीएनए और मोर स्टेबल कैसे है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ही एब्सेंट है। ऑक्सीजन एब्सेंट मतलब मीन्स लोन पेयर एब्सेंट, तो मोर स्टेबल हो जाएगा। अब देखो न्यूक्लियोटाइड में हम शुगर डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रोजन बेस कर चुके हैं, एंड अब बच गया हमारा फॉस्फेट मीन्स फॉस्फोरिक एसिड, और आयन भी बोलते हैं हम, जैसे कि स्ट्रक्चर्स। फॉस्फेट मीन्स फॉस्फोरिक एसिड, ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें 5 बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं।
PH3O4, फॉस्फोर को सेंटर में, OH 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 मीन्स और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। अब देखो क्या होता है, ड्यू टू फॉस्फेट बोथ DNA एंड RNA, फॉस्फेट प्रेजेंट की वजह से जो DNA है वो नेगेटिव चार्ज होता है एंड वो शो करता है एसिडिक प्रॉपर्टी, एज इट इज सेम इन केस ऑफ RNA। जो RNA है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। और जो RNA वो नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, इसका भी रीज़न फॉस्फेट ही है। जैसे कि अगर फॉस्फेट बॉन्डिंग करता है तो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो इसलिए इसका DNA का भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है उस पर। हाइड्रोजन देता है तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो DNA और RNA की प्रॉपर्टीज़ हैं वो फॉस्फेट की वजह से ही है, मीन्स उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ और नेगेटिव चार्ज प्रॉपर्टीज़। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है। जो मीन्स अब हमने देख लिया, अब हम न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे क्या है, देखो अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जो अल्फ़ा OH, अगर मान लो हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें OH नीचे है, लोअर साइड है, तो हम उसको अल्फ़ा फॉर्म बोलते हैं। अगर OH ऊपर है तो हम उसको बीटा फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर देखते हैं हम, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने शुगर ड्रॉ की। अब आप यहीं से बता सकते हो कि ये कौन सी शुगर है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। आपको सिर्फ ऑक्सीजन चेक करने हैं सेकंड कार्बन पर। सेकंड कार्बन पर जो है ऑक्सीजन एब्सेंट है, मीन्स ये डीऑक्सीराइबोस है, मीन्स ये DNA के बारे में स्ट्रक्चर है, मीन्स DNA के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि इसमें आप देखो ये हमने शुगर ड्रॉ की, आप यहाँ पे OH भी ले सकते हो एज योर विश। यहाँ पे तो हम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद देखो एक यहाँ पे ये देखो, ये कौन सी रिंग है, ये प्यूरिन रिंग है। आप अगर कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखना जो प्यूरिन होता है उसमें बड़ी स्ट्रक्चर बनती है, जो पिरामिड मीन्स जो नेम है उसका बड़ा है तो उसमें छोटी स्ट्रक्चर बनती है। तो याद रखना जो नाइट्रोजन मीन्स पिरामिडल रिंग एंड उसके साथ एक और स्ट्रक्चर जो क्या बताया था 2n+3c, इसको इमाइडाइजोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो जैसे अब बताया था मैंने जो प्यूरिन होता है उसमें N9 जो 9th का नाइट्रोजन है उसके साथ ही बॉन्डिंग होती है। मतलब जो शुगर है उसके फर्स्ट उस कार्बन में, तो उसके जब N9 के साथ बॉन्डिंग कर देते हैं और इसको जब शुगर और नाइट्रोजन बेस की बॉन्डिंग होती है तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ओके। और जैसे इसमें मैंने पहले बताया था प्यूरिन में 1 to 9 होती है और पिरिमिडिन में 1 to 1 होती है। 1 to 1 कैसे, अगर पिरिमिडिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता तो जो नाइट्रोजन 1 पे प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन के साथ होती तो 1 to 1 हो जाती। लेकिन शुगर याद रखना चाहिए कोई भी स्ट्रक्चर हो हमेशा जो बॉन्डिंग होती है शुगर के 1 पे होती है, 1 कार्बन से होगी। और जब अगर प्यूरिन है तो 9 से, पिरामिडन है तो 1 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है शुगर और नाइट्रोजन बेस को जोड़ चुके हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। अब देखो जैसे ये है स्ट्रक्चर। अब हमें जैसे फॉस्फोरस जोड़ना है तो फॉस्फोरस मैंने बताया था H3PO4। तो जैसे आप इसका स्ट्रक्चर जोड़ोगे मीन्स इसका स्ट्रक्चर को इसके साथ बॉन्डिंग करोगे तो इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा उसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोला जाता है। और ये ऑलवेज फॉर्म विथ 5 कार्बन, जो 5th कार्बन है उसी के साथ बॉन्ड बनाएगा जो ये प्रेजेंट है 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5th के साथ बनाएगा और इसको हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं और ये 5th के साथ ही बनेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ओके। नेक्स्ट जैसे हम अब चेन देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड की कैसे बनती है। अब हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं, अब चेन जैसे कि ये जुड़ जाते हैं। अभी तो मैंने आपको एक चेन शो किया लेकिन अभी बहुत सारी बनाए तो पॉलीमर बन जाते हैं, पॉलीमर चेन। तो जैसे अब ये चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सबसे पहले अब अगर मान लो मैं यहाँ OH लगा देती
तो ये RNA की चेन बन जाती। लेकिन अब मैंने OH नहीं लगाया, H है, तो ये DNA की चेन बनी हुई है। सबसे पहले शुगर ड्रॉ किया, कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजन बेस। अब यहाँ पे नाइट्रोजन बेस आप प्यूरिन भी ले सकते हैं, पिरामिडिन भी ले सकते हैं। और जैसे कि आप याद रखना, जो यूरेसिल है वो RNA में है, आप उसको DNA में मत ड्रॉ करना। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो वरना वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि अब एज इट इज ऐसे नाइट्रोजन बेस ऐड कर देंगे। अब ऐसे फॉस्फोरस, अब देखो ये बॉन्डिंग मैंने बताया था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, जो इसकी फॉस्फोरस की और कार्बन 5 की फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब इसकी भी एज इट इज़ यहाँ से जुड़ रही है, तो 2 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, दैट इज एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड जो फॉस्फो के साथ जुड़ता है उसको एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, और जो मतलब शुगर और नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ता है उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, और जो एन मतलब मीन्स एन के साथ है तो नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं हम उसको। अब देखो, अगर हमने चेन बना ली और हम देखें कि 5' अब हमें पता है जो DNA है वो कम्प्लीमेंट्री शो करता है, मीन्स उसके 2 स्टैंड होते हैं, एक होता है 5', एक होता है 3'। अब हम कैसे लिखे कौन सा 5' एंड है, तो याद रखना जिस एंड पे फॉस्फोरस फ्री है वो हमेशा 5' एंड होता है, और जिसमें ये नीचे की देखिए जिसमें 3' एंड होता है, मीन्स जिसमें OH फ्री होता है 3rd कार्बन पर, वो होता है 3' एंड। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।